एक दो मुंह वाला राक्षस था। पाताल लोक में तबाही मचाने के बाद वो भूलोक में आया। भूलोक में उसने एक लाल परी को देखा। लाल परी अपने माँ बाप की इकलौती लाडली थी। वो राक्षस लाल परी की सुंदरता पर मोहित हो गया। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। असल जिंदगी में टाइम लैप्स नहीं होते। दर्द का हर एक पल तिल तिल कर जीना पड़ता है। और ये कहानी तिल तिल मरती उन जिंदगियों की है जिनके साथ हुए अन्याय का सफर ही इतना लंबा था कि सोचना मुश्किल था उनके न्याय का सफर कब शुरू होगा। 7 साल से यही सुन रही हूँ, मिलेगा तो बता देंगे, मिलेगा तो बता देंगे। कब मिलेगा मेरा पोता मेरे मरने के बाद? ये केस तब अस्तित्व में भी नहीं था जब 10 वर्षीय डिम्पी और चिंटू अपनी शरारतों का एक पंचतंत्र सा लिख रहे थे। शर्त लगा सकता हूँ, ऐसा तू नहीं कर सकती। करके दिखा दिया तो। दुनियादारी की उलझनों से आजाद उन बच्चों की आंखों में उमड़ते उत्साह के बादल कब चक्रवर्ती तूफानों में बदल गए पता भी नहीं चला। किसी को भनक ही नहीं हुई और ऐसी बिजलियां कौंधी जिसने विचलित कर देने वाली दास्तां लिख डाली। और ये केस इंडियन क्राइम हिस्ट्री का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में से एक कहलाया गया। डिम्पी, आज जब मैं काम से घर लौटू ना तो तेरी एक भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझी ना? नहीं मिलेगी माँ। और हाँ, याद है ना तुझे आज क्या करना है? दद्दू के पास से जब याद है माँ, दद्दू के घर जाकर होमवर्क करना है, फिर घर आकर होमवर्क करना है और पानी भरना है और चिंटू से बात नहीं करनी है। शाबाश, होमवर्क करके सीधे घर आ जाना, शाम को मिलते हैं। जा। बच्चों, तब दिल्ली पर तुगलक का राज्य था और तुगलक बहुत ही सिरफिरा बादशाह था। चिंटू, तुम भी ना तुगलक के जैसे सिरफिरे हो। अगर मेरी कोई भी चीज टूटी ना तो मैं तुम्हारी माँ से पैसे वसूल करूंगा, समझे? अरे दद्दू, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर आपका बीपी बढ़ गया ना तो आप भी तुगलक के पास ही पहुंच जाओगे। चल चिंटू, उठ, बस्ता उठा, निकल यहाँ से, चल। शांत दद्दू, शांत। गलती हो गई, माफ कर दो। दद्दू, एक बात बताइए, आपने आजादी की जंग में तो हिस्सा लिया ही था। हाँ, लिया था और मैं तो जेल भी गया था। दादू, अब आप कितने साल के हो? मैं 62 साल का। मगर आजादी को तो मिले 73 साल हो चुके। तो फिर आप किस जुर्म में जेल गए थे? चुप। चल चिंटू, चल उठ, चल ये बंद कर, चल निकल, होगी तेरी पढ़ाई। चल, कल अपनी मम्मी को बुला के लाना, चल। अरे डिम्पी रुक, डिम्पी रुक। अच्छी खिंचाई की ना दद्दू की मैंने? माँ ने कहा है तुझसे दूर रहना। शरारत तू करता है, डांट मुझे पड़ती है। अरे डिम्पी, अभी तो हम बच्चे हैं, शरारत हम नहीं करेंगे तो क्या दद्दू करेंगे? अरे रुक तो, ये नया करतब तो देखती जा। शर्त लगा सकता हूँ, ऐसा तू नहीं कर सकती। करके दिखा दिया तो लिख कर। ये देख। मजा आया ना? हाँ। चल कुछ और जलाते हैं। चल चल इसको जलाते, मगर संभल के। हाँ, माँ सही कहती थी, मैं ही बेवकूफ हूँ जो तेरी बातों में आ गई। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? 1-2 दिन में सबका गुस्सा शांत हो जाएगा। बस हमें तब तक घर से दूर रहना होगा। घर से दूर गए तो हम कहाँ रहेंगे? ये पूरी बात तो सुन, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। सीतापुर चलते हैं। सीतापुर? सोच, घर जाएंगे तो मार मिलेगी और सीतापुर जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा। तुझे सीतापुर का रास्ता पता है? हाँ, लखनऊ की बस पकड़ के फिर थोड़ा चलना है, आ गया सीतापुर। उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। सुजाता, क्या हुआ मकरंद जी? तेरी बेटी डिम्पी और नालायक चिंटू की वजह से आज मेरा घर जल जाने वाला था। डिम्पी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सुजाता, गलती तुम्हारी भी है, तुम्हारी बेटी की भी है। मानता हूँ बिन बाप की बच्ची है, लेकिन उसे संस्कार देना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मकरंद जी, माफ कर दीजिए हमें। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी।
आज इस डिम्पी को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। डिम्पी! ये डिम्पी कहाँ चली? डिम्पी! 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 गीता बेटा, तुमने डिम्पी को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। सुशीला, डिम्पी को देखा क्या कहीं? नहीं तो। सुजाता, बकवास बंद कर। चिंटू को भगाएगा डिम्पी को? बल्कि हम तो खुद परेशान है, हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। तुझे अपनी बेटी की पड़ी है और मेरी बेटी का क्या? हाँ? हमेशा तेरा बेटा ही ना उकसाता है मेरी बेटी को शरारत करने के लिए। आज उसी की वजह से मकरन जी के घर पे आग लग गई। गलती तेरी बेटी की भी है, सारा दोष मेरे बेटे पर मत डाल। चुप कर, सारा मोहल्ला जानता है कि तेरा बेटा कितना नालायक है। जबान संभाल के बात कीजिए आप। तुम चुप रहो। सच सच बता कि मेरी बेटी कहाँ है, वरना आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ भगा के लेके गया मेरी बेटी को? मुझे धक्का मारे के रो। अरे छोड़ो। क्या हो रहा है सब? साहब, इसका बेटा मेरी बेटी को भगा लेके गया। साहब, ये झूठ बोल रही है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। यूरोप गई है। देखिए साहब, इसने देखिए कैसे नाखून मारे हैं मुझे। मेरे बेटे सर आप यहाँ? मैं यहाँ राउंड पे आया था। इतने यहाँ भीड़ इकट्ठा क्यों है? सर ये दोनों झगड़ा कर रही थी। साहब, सारा कसूर इसके बेटे का ही है। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। साहब, ये झूठ बोल रही है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, इस वक्त आप दोनों एक ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। आप दोनों के बच्चे लापता हैं। एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से अच्छा होगा एक दूसरे का सहारा बनिए। राजेश, मनीषा, मोहल्ले में ढूंढो इनके बच्चों को, यहीं कहीं होने चाहिए। ओके सर। ये देखो, इन दोनों बच्चों का नाम चिंटू और डिम्पी है। कहीं देखा ही नहीं आसपास? जी नहीं सर, ध्यान नहीं से देखा। बेटा, इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद कहाँ है? ज्वाला प्रसाद? इस नाम का तो कोई भी इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पर माँ जी। नहीं बेटा है, मैं उन्हें यहीं कई बार मिली हूँ, इनको पता है। अरे माँ जी, आप माँ जी, इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद तो कुछ महीने पहले रिटायर हो गए। क्या? अब मैं क्या करूंगी? उन्हीं का सहारा था कि वो मेरी मदद करेंगे। अब क्या करूं? माँ जी आप शांत हो जाइए, बैठिए प्लीज, बैठिए। क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रही हैं? राजेश, कौन है? सर ये राधिका प्रसाद जी। 7 साल पहले इनका पोता लक्ष्मण कहीं खो गया था, आज तक नहीं मिला। मेरे बुढ़ापे का वही सहारा था। पिछले 7 साल से उसे देखने के लिए आके तरस गई। पता नहीं अब कभी उसे देख पाऊंगी या नहीं। अजी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पोते को ढूंढ निकालेंगे। आप ना, आप मुझे अपनी बात शुरू से बताइए। लक्ष्मण फरीदाबाद में नौकरी करता था। दादी जी, आपके लक्ष्मण का फोन है, नीचे बात कीजिए। ला दे, इसे पकड़। हाँ बेटा लक्ष्मण, कैसा है तू? दादी, आप खुद आके देख लो ना कैसा हूँ मैं। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। आप इस उम्र में अकेले कैसे रह पाती होगी? इससे तो अच्छा आप मेरे साथ रहो ना। अरे बेटा, तेरी कोई बात टाली है जो अब टालूंगी? तो आप अपना सामान बांध लो, मैं टिकट भिजवा रहा हूँ और विजय से कह दूंगा, वो आपको फरीदाबाद की ट्रेन में बिठा देगा और मैं यहाँ स्टेशन पे पिक करने आ जाऊंगा। पर वो आया नहीं। मैं 2 घंटे तक स्टेशन पे उसकी राह देखती रही। उसने अपने घर का पता भी दिया था मुझे, पर वहां ताला लगा था। आस पड़ोस वालों को भी नहीं पता कि लक्ष्मण कहाँ गया। इस सबको 7 साल गुजर चुके हैं। हाँ बेटा, अगर मेरा पोता लक्ष्मण जिंदा है तो एक बार उसकी शक्ल दिखा दो, और अगर मर गया तो उसकी। मैं मानता हूँ 7 साल एक लंबा अरसा होता है, ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें करना है। लक्ष्मण प्रसाद मिसिंग केस की फाइल निकालो। ओके सर।
पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन दोनों बच्चों का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है सर दोनों बच्चे डर के भागकर कहीं छिप गए। कहीं छिप गए होंगे तो ढूंढ निकालो उन्हें। 10-11 साल के तो बच्चे हैं, कितने दूर गए होंगे? सर ये दोनों बच्चे काफ़ी शरारती थे। मेरा मतलब है घर के अंदर पटाखे फोड़ देना, किसी के धुले कपड़ों पर कीचड़ डाल देना, इस तरह की शरारतें वो अक्सर करते रहते थे। इस बार कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। वैसे आग में मकरंद का काफ़ी अनाज जल गया। बच्चों ने गलती की है तो उसकी सजा उनके माँ बाप ही देंगे। हमारा काम है सही सलामत बच्चों को उनके घर वापस लाना। 10-11 साल के बच्चे अकेले घर से बाहर हैं, ये डरने वाली बात है। जितना जल्द हो सके बच्चों को ढूंढो। सर। विकास सर, ये लक्ष्मण प्रसाद मिसिंग केस की फाइल है। इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद इस केस को देख रहे थे। इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद से मिलो, इस केस की डिटेल्स लो और लक्ष्मण प्रसाद जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में लक्ष्मण प्रसाद के बारे में पूछताछ करो। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। साइड आओ, साइड करो। जैन साहब आइए सर, इस तरफ साइड लो। ये देखिए सर, ये तो डिम्पी है सर। अगर डिम्पी यहाँ पर है तो चिंटू भी यहाँ आसपास ही कहीं होना चाहिए। देखो सर, बच्ची के फटे हुए कपड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो सकता है बच्चे का रेप भी किया। ये जगह डिम्पी के घर से 3-4 किलोमीटर दूर है। इस सुनसान जगह पे डिम्पी अकेली अपनी मर्जी से तो आएगी नहीं। जाहिर सी बात है कुछ ज़बरदस्ती उसको लेकर आया होगा। राइट सर। और अभी तक चिंटू का भी कुछ पता नहीं चला। साहब मेरा चिंटू का है, मेरे बेटे चिंटू का कुछ पता चला? देखिए हमारी टीम ढूंढ रही है, हम जल्दी ढूंढ रहे हैं। बढ़ गई ना कलेजे को ठंडक। हाँ, ये सब कुछ तेरे बेटे चिंटू की वजह से हुआ है। भगवान करे मेरी बेटी डिम्पी की तरह तेरा बेटा। क्या बोल रही है सुजाता? मुझे दुख है जो तेरी बेटी के साथ हुआ, लेकिन मेरे बेटे को बद्दुआ मत दे। मत दे मेरे बेटे को बद्दुआ। असल जिंदगी अगर एक रिकॉर्डेड वीडियो की तरह रिवाइंड हो पाती तो डिम्पी के साथ हुई दरिंदगी का चलचित्र किसी को भी विचलित कर देता। लेकिन अपनी बेटी की लाश देखकर जो डिम्पी के माँ पे गुजर रही थी, उसी खौफ से चिंटू के घर वाले भी सहमे नजर आ रहे थे। ये सवाल उनका ही नहीं, पुलिस का भी था कि आखिर चिंटू कहाँ था, किस हाल में था। लेकिन इस सवाल से पुलिस अनजान थी कि चिंटू डिम्पी को सीतापुर ले जाने की बात कर रहा था। आखिर सीतापुर में ऐसा क्या था जहाँ जाने के बारे में उन दोनों दोस्तों ने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था? क्या उनके साथ हुए गुनाह की कहानी सीतापुर के सफ़र से जुड़ी थी या ये किसी और ही गुनाह का सफ़रनामा था? अंकल, डिम्पी और चिंटू को तो कल मैंने पढ़ाई के बाद इस ओर जाते देखा था। बस एक नज़र देखे थे साहब दोनों को। दोनों भागते हुए बल्लभगढ़ रोड की तरफ जा रहे थे। हाँ साहब, ये दोनों बच्चे कल यहाँ आए थे, मैंने तो इनसे बात भी किया था। क्या कहा था उन्होंने? सीतापुर? नहीं बच्चा, हमें नहीं मालूम सीतापुर कहाँ पड़ता है। लखनऊ के पास ही है सीतापुर। तुम्हें मालूम है तो एक काम करो, यहाँ से बस पकड़ के लखनऊ चले जाओ, वहाँ से सीतापुर चले जाना। बस कहाँ से मिलेगी लखनऊ की? तुम लोग कहीं घर से भाग के तो नहीं आए हो? नहीं चाचा, हम घर से नहीं भाग के आए, हम तो बस जानकारी के लिए पूछ रहे थे। चल डिम्पी। कौन था वो आदमी? दिखता कैसा था? साहब मैंने उसको पहले यहाँ कभी देखा नहीं था। हाँ, दिखने में थोड़ा लंबा चौड़ा था, उम्र कोई 29-30 साल के आसपास रही होगी। तुम्हें शक्ल ठीक से आता है उसकी? स्केच बनवा सकते हो उसका? नहीं साहब, मैं उसका चेहरा तो नहीं बनवा सकूंगा। हाँ, लेकिन देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। उसकी साहब मैं आवाज़ भी सुनूंगा ना तो भी पहचान जाऊंगा, क्योंकि वो कुछ कुछ शब्द जो है ठीक से बोल नहीं पाता था। एक कप चाय देना। सीतापुर? नहीं साहब, सीतापुर में तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता।
सीतापुर क्यों जाएगी मेरी डिम्पी? जरूर वो चिंटू ही ना उसे बहला फुसला कर ले गया होगा। सुजाता जी, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? एक विधवा हूँ, पापड़ के कारखाने में काम करके अपनी बेटी को पाल पोस रही थी। मेरी किसी से क्या दुश्मनी? सर, डिम्पी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। डिम्पी की बॉडी में कुछ ऐसा मिला जिससे डीएनए कलेक्ट किया जा सके? अभी तक तो कुछ नहीं, पर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शायद कोई क्लू मिल जाए। डिम्पी के हाथ में 50 का नोट मिला था। जी सर, नेबर से बात की, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस बात को सभी जानते हैं कि डिम्पी और चिंटू की शैतानियों ने कई लोगों के नाक में दम कर रखा था, और कई लोग तो काफी नाराज भी थे इन दोनों की शैतानियों से। नाराजगी और नफरत में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या किसी को इन दोनों बच्चों से इतनी नफरत थी कि इन दोनों बच्चों को मार दे? विकास, अपने खबरियों को एक्टिव करो, उनसे कहो कि मोहल्ले के लोगों से बात करें, बात उगलवाएं। जी सर, ऑलरेडी बोल दिया मैंने। लेकिन सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये डिम्पी और चिंटू सीतापुर क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि ना तो इनका वहाँ कोई दोस्त है और ना ही कोई रिलेटिव। फिर डिम्पी और चिंटू का सीतापुर से क्या कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है चिंटू इस वक्त सीतापुर में ही हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अब ये बताइए कि मेरा पोता लक्ष्मण कब मिलेगा? माँ जी, आप क्यों आ जाते हैं बार बार यहाँ? आपका पोता जब हमें मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। 7 साल से यही सुन रही हूँ, मिलेगा तो बता देंगे, मिलेगा तो बता देंगे। कब मिलेगा मेरा पोता? चिंटू को तो हम ढूंढ ही रहे हैं। साथ ही हमें लक्ष्मण प्रसाद मिसिंग केस पर भी ध्यान देना होगा। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू तो हो। मेरा पोता मासूम सा बच्चा था, वो पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। लक्ष्मण, तू फिर से हार गया। तुझे ना अभी खेलना नहीं आता है, तू कच्चा खिलाड़ी है। लक्ष्मण, कहाँ हो तुम इस वक्त? बहुत नज़दीक सलोनी, बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तुम भैया भी घर पर है तो क्या हुआ? मेरे साले से डरता हूँ क्या मैं? लक्ष्मण, तू सलोनी का भाई है? नाम मत ले मेरी बहन का अपनी गंदी जुबान से, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। सलोनी का भाई है ना, तो तमीज से पेश आ रहा हूँ, वरना क्या करेगा तू? हाँ, बंदूक निकालेगा? भैया निकाल, निकाल बंदूक निकाल। लक्ष्मण प्रसाद साहब, जितना नाम उसका सीधा था उतने ही काम उसके उल्टे थे। एक नंबर का चरसी और जुआरी था। आखिरी बार लक्ष्मण को कब देखा था? इतने साल गुजर गए, अब तो कुछ याद भी नहीं है। बस इतना याद है कि उसने कुछ ना कुछ बड़ा लफड़ा किया था, और तब पुलिस भी आई थी उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। बस उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया, और उसके बाद मैंने लक्ष्मण को दोबारा नहीं देखा। सर, उस चाय वाले ने जिस आदमी के बारे में बताया था वो एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ। मैंने उस चाय वाले को ये फुटेज दिखाया है, उसने कंफर्म किया है कि ये वही आदमी। राजेश, इस आदमी की फोटो निकालो, अपने सारे खबरी और थानों में भेजो। ओके सर। सर, इस लक्ष्मण प्रसाद के बारे में इसकी दादी का जो ओपिनियन था वो हकीकत से बिल्कुल अलग है। इस लक्ष्मण प्रसाद का पुलिस रिकॉर्ड भी है, 3 बार अरेस्ट हो चुका है, कट्टे के दम पर लोगों को डराता था। विकास, आदमी चाहे कैसा भी हो, हमारा फर्ज है ये पता लगाना कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। जी सर। अच्छा सर, ये चिंटू के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं। चिंटू और डिम्पी सीतापुर क्यों जा रहे थे ये उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। शायद चिंटू के दोस्तों को पता हो सर, क्योंकि दोस्तों के आपस में कई राज होते हैं। एक काम करते हैं सर, चिंटू के दोस्तों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनसे बात करते हैं, शायद कुछ पता चले। याशी, तुम्हें यूनिकॉर्न के टॉयज पसंद है ना? हाँ। अच्छा गोपाल, तुम बताओ, वेकेशन में इस बार कहाँ जा रहे हो? शिमला, मनाली, गोवा? मुझे तो कश्मीर जाना है क्योंकि वहाँ बर्फ है। वेरी गुड।
अच्छा, एक और जगह है जिसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत अच्छी जगह है, वो सीतापुर नाम है उसका। तुम्हें पता है क्या उसके बारे में? हाँ, मुझे पता है सीतापुर। पूरे दद्दू ने सीतापुर की कहानी भी सुनाई थी। बेटा, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस पत्थर की भी अपनी एक कहानी है, सच्ची कहानी। सुनोगे? हाँ। चलो बैठो, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। सब बच्चों सुनो। एक दो मुंह वाला राक्षस था। पाताल लोक में उसने बहुत तबाही मचाई। पाताल लोक में तबाही मचाने के बाद वो भूलोक में आया। भूलोक में उसने एक लाल परी को देखा। लाल परी अपने मां बाप की इकलौती लाडली थी। वो राक्षस लाल परी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया और कैद कर लिया। वो राक्षस लाल परी को बहुत सताता था, मारता था। लाल परी सबसे मदद की गुहार करती थी, लेकिन लाल परी की मदद कौन करता? फिर क्या हुआ दद्दू? अरे फिर क्या होना था? एक रात मैं और मेरा भाई वहां से गुजर रहे थे। हमने लाल परी की आवाज सुनी और उसे छुड़ा दिया। बस तभी लाल परी ने ये अंगूठी हमें इनाम में दी थी। और ये लाल परी का महल कहाँ है? सीतापुर में। स्वाति बेटा, रो मत बेटा। देख, सब ठीक हो जाएगा बेटा। स्वाति बेटा, तू चल मेरे साथ। मुझे पूरा यकीन है कि उस कमीने बादल की हरकत है। हम पुलिस के पास जाएंगे तो कितनी बदनामी होगी हमारी लड़की की, हम सबकी। अगर हम आज चुप रहेंगे ना, तो कमीना बादल ऐसी हरकत किसी और लड़की के साथ भी करेगा। हम कुछ नहीं समझते। आप यहाँ आइए। तो स्वाति, उस आदमी ने आपको से बेहोश किया और फिर आपको ऐसे ही जाने दिया। उसने आपको किडनैप किया क्यों था? ना तो उसने कोई पैसे की डिमांड की, ना ही कोई ज़बरदस्ती किया। अच्छा ये बताइए, आप उस आदमी को पहचानती हैं? कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? माफ़ कीजिए लेकिन पूछना पड़ता है। ये आज के 5G जनरेशन के बच्चे हैं, वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमें ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं। देखो स्वाति, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ठीक ठीक सोच के बताओ, उस आदमी ने तुम्हें जिस जगह पे रखा था, तुम्हें पता है वो जगह कहाँ है? ठीक से याद नहीं सर। अगर वो जगह वापस देखूंगी तो पहचान लूंगी। दिनेश, इनको साथ में लेके जाओ। जिस एरिया में इनका किडनैप हुआ था वो सारा एरिया चेक करो, कोई सुराग तो मिलना चाहिए। सर, मैं भी जाऊंगी स्वाति के साथ। ठीक है। आपको शक है किसी पे? कौन हो सकता है जो ऐसी हरकत करेगा? सर हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है, बादल। वो पहले भी स्वाति को परेशान करता था। सर वो 2-3 बार जेल भी जा चुका है। मुझे पूरा यकीन है सर, ये उस बादल की हरकत है। सर इस पूरे दद्दू पे तगड़ा शक है मुझे। गायब होने के दिन भी डिम्पी और चिंटू उसके घर गए थे और उसी दिन से ये पूरन भी गायब है। हो सकता है चिंटू अभी भी पूरन के पास हो, उसने कहीं कैद करके रखा हो उसे। सर चिंटू का पता चल गया।
पूरा एरिया छान मारा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जो हमें इस केस में लीड दे सके। बच्चे को इतने दिनों तक अपने कब्जे में रखा, फिर मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। ये तो चिंटू की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। अब तो चिंटू होश में आएगा, तभी पता चलेगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। हम चिंटू के होश में आने का इंतजार नहीं कर सकते विकास। इतने समय में कातिल कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। भले ही गेहूं के साथ घुन पिसे, हम किसी को बेनिफिट्स ऑफ डाउट नहीं देंगे। चिंटू और डिम्पी से जिन जिन को प्रॉब्लम थी उनके साथ सख्ती से पूछताछ करो, उनके घर भी चेक करो। ओके जी। माँ बचा लो माँ। चिंटू ये डिम्पी को। पुनीता आंटी देखो, इसने मेरे डॉल के साथ क्या किया। चिंटू क्या किया ये? जाने दे ना पुनीता, कोई बात नहीं। पर भाभी इसने मेरी डॉल का नाम भी रखा है। क्या? मूंछ परी, मस्त नाम है ना। ऐश परी। आसपास के सभी मोहल्ले के लगभग सारे मकान दिखा चुके हैं हम स्वाति को, मगर अब तक ये बता नहीं पा रही है आखिर इसे रखा कहाँ गया था। सर आप उस बादल को पकड़िए, ये उसी की हरकत है सर। बादल को उठाया हमने, देखते हैं पूछताछ में क्या कुछ उगलता है। वैसे हमें तो शक है आपकी बेटी स्वाति भी कुछ छुपा रही है हमसे। देख ले सुजाता, तेरी बददुआ सच हो गई। कुछ नहीं होगा चिंटू को पुनीता, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी सर, मेरे पल्लू में पटाखे की लड़ी लगा दी थी चिंटू ने, तब बहुत गुस्सा आया था। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है, बच्चे तो ऐसा करते ही रहते हैं। हाँ साहब, मेरा अनाज जलाया था चिंटू और डिम्पी ने, लेकिन साहब मैं चंद बोरी अनाज के लिए बच्चों की जान कैसे ले सकता हूँ साहब? मैं कोई राक्षस हूँ क्या? साहब मैंने स्वाति का किडनैप नहीं किया था। स्वाति के बाप का कहना है कि तू स्वाति के पीछे पड़ा हुआ था। स्वाति जैसी चालू लड़की जो खुद लड़कों के पीछे पीछे घूमती है, मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगा? बकवास बंद कर और सच बोल। सर सच ही बोल रहा हूँ, अभी तो एक बॉयफ्रेंड भी बनाया स्वाति ने। बॉयफ्रेंड? क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? अर्जुन, स्वाति के साथ ही उसकी कोचिंग क्लास में पढ़ता है। कीजिए, आपकी बेटी स्वाति के किडनैपिंग का केस सॉल्व हो गया। ये अर्जुन आपकी संस्कारी बेटी स्वाति का बॉयफ्रेंड। जिस दिन ये सो कॉल्ड किडनैपिंग हुई थी, स्वाति अपनी मर्जी से इसके पास थी। अर्जुन तू बता, उस दिन ये आई थी तुमसे मिलने की नहीं? हाँ सर, ये मिलने तो आई थी उस दिन, लेकिन उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई और ये चली गई थी वहाँ से। सर आप जैसे सोच रहे हैं सर नहीं। स्वाति, सफाई अपने माँ बाप को देना। आप लोगों की वजह से पुलिस का कितना टाइम बर्बाद हुआ है, एहसास है आपको? ये क्या किया तूने स्वाति? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। आप मुझ पे विश्वास कीजिए। पापा आप तो। और डिम्पी की तरह उसके पास से भी 50 रुपए का नोट मिला। हेलो, डॉक्टर साहब 2 मिनट बाहर वेट कीजिए, आ रहा हूँ। चिंटू को लगातार कई दिनों से सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत से जख्म हैं। शरीर के ये जख्म एक बार फिर भी भर जाएंगे, लेकिन उसके दिल और दिमाग पे जो चोट लगी है उसको भरने में काफी वक्त लगेगा। बेहतर होगा इस हादसे से जुड़ा कोई भी सवाल फिलहाल उससे आप ना पूछें। उससे इस केस में आपको फायदा हो ना हो, लेकिन उसके मेंटल हेल्थ को नुकसान जरूर हो सकता है और शायद वो नुकसान परमानेंट भी हो सकता है। ये जो भी कल्प्रिट है सर, आई एम श्योर इसने डिम्पी और चिंटू की तरह कई बच्चों को अपना शिकार बनाया होगा। पूरे चांसेस हैं। इस केस की डिटेल्स आसपास के सभी थानों में शेयर करो और सभी पेडोफिलियस प्रोफाइलिंग वाले हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट बनाओ। ओके सर। सर चिंटू और डिम्पी के मोहल्ले में रहने वाले दद्दू पूरन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर। सर वो अपने आप को एक फ्रीडम फाइटर बताता है, लेकिन असल में वो एक हिस्ट्री शीटर है सर। 3 बार हवालात की हवा खा चुका है सर। हमारे एक खबरी उस्मान ने उसका एड्रेस भी पता लगा लिया। मैं जानता था सर, जब पुलिस डिम्पी और चिंटू की पूछताछ करेगी तो मेरा अतीत जरूर सामने आएगा, इसलिए साहब मैं डरकर भाग गया था। ज्यादा नाटक मत कर। चिंटू और डिम्पी के दिमाग में सीतापुर जाने की बात तो नहीं डाली थी? अपनी पोती की उम्र की बच्ची के साथ तूने रेप किया, मार डाला उसे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से मेरा शरीर खोखला हो चुका है। आप सर चाहो तो मेरा मेडिकल टेस्ट करा सकते हो साहब। साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब।
स्वाति की आप बीती मानो एक खेल बन के रह गई थी। उसके माता पिता उसको पुलिस के पास जरूर ले गए, लेकिन उससे ये असलियत बताने से रोका गया कि उसका रेप हुआ था। एक संवेदनशील स्थिति को इतनी संवेदनहीनता से डील किया गया कि उस बच्ची का अस्तित्व ही बिखर के रह गया और गैर जिम्मेदाराना पुलिसिंग ने उस बच्ची को वो यातना दी जिसके चलते अक्सर रेप विक्टिम कानूनी रास्ता अपनाने से डरते हैं। फिर स्वाति तो सिर्फ 13-14 साल की थी, जिसे अपने माता पिता का सहयोग भी नहीं मिला था। स्वाति की आत्महत्या के बाद क्या डॉक्टर उसे बचाने में सफल होंगे? क्या चिंटू कभी बता पाएगा? सर, पूरन की लिबिडो रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरन रेप कर ही नहीं सकता। सर चाय वाले का फोन आया था। चिंटू और डिम्पी को जिस आदमी के साथ देखा गया था उसे उसी एरिया में दोबारा से देखा गया है। मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। बस वो पैसों के लालच में मैं उनके पीछे पीछे चला गया था। सुनो बेटा, मेरे पास 2000 का नोट है। एक नोट संभालना आसान रहेगा। तुम मुझे 4 नोट 500 के दे दो, मैं तुम्हें 2000 का दे देता हूँ। नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इतने पैसे संभालने की आदत है। बस मैंने तो पैसे हटने की कोशिश की थी और जब उसने पैसे नहीं दिए तो मैं वहाँ से निकल लिया। राजेश, कटास! मारो मुझे, मारो और मारो मुझे। मेरी तो सारी किस्मत ही खराब है। हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह होता हूँ और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। पहले भी पुलिस वालों ने झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया था। उधर से छूटा तो यहाँ आकर फंस गया। इस बादल की बात का ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते सर। हाल ही में बादल को स्वाति नाम की एक लड़की को अगवा करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था और इस केस को जो ऑफिसर हैंडल कर रहा था उसने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी और इसी बीच स्वाति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। फिर क्या हुआ? सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह से मामला मीडिया में गर्मा गया। अभी इस केस की नए सिरे से जांच चल रही है और सर उस केस में ये बादल मेन सस्पेक्ट था। हमें स्वाति का केस स्टडी करना होगा। अगर दोनों केसेस में कुछ भी कॉमन है तो हम एक साथ 2 केस सोल्व कर लेंगे। पता करो स्वाति की बॉडी पे बाइट मार्क्स थे क्या? अगर थे तो डेंटल इम्प्रिंट लिखवाओ। ओके सर। मैंने चिंटू को हमेशा शरारतें करते, शोर करते देखा है। राधिका जी, आपका पोता लक्ष्मण गलत संगत में पड़ गया था। किसी झगड़े में वो किसी के पैसे नहीं लौटा पा रहा था। शायद उसी से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया। मैंने आपसे झूठ बोला था कि लक्ष्मण साफ दिल का है। एक नंबर का मतलब ही है मेरा पोता। उसके पास उसके पुरखों की लाखों की जायदाद है और उसके पास तो इतना पैसा है कि वो आराम से कुछ ना करके भी घर बैठे जिंदगी बिता सकता है। फिर ऐसे चुपचाप जिंदगी क्यों बसर करेगा? राधिका जी, आप हमें लक्ष्मण के बारे में और कुछ बता सकती हैं जिससे उसके बारे में पता करने में हमें आसानी हो? उसकी पीठ पे एक चोट का निशान है जो बचपन में उसे लगी थी। मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की लेकिन किसी ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। तुम्हें जो बताना है हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए। उस आदमी के बारे में, उस जगह के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो प्लीज हमें बता दो। जिस घर में मुझे किडनैप करके रखा गया था उस घर के बगल वाले घर से अक्सर लोगों के हंसने की आवाजें आती थी। उस तरह की फिल्मों की आवाजें भी आती थी। उस आदमी ने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे स्वाति? हाँ, 50 का एक नोट दिया था। खाने के बॉक्स पर तपन टिफिन सर्विस लिखा हुआ था। ले खा ले। अरे साहब, हमारी टिफिन सर्विस से रोज 800 टिफिन डिलीवर होते हैं। अब हमें क्या पता उनमें से खूनी कौन है? तो हम पता लगाएंगे। तुम्हारे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, सबकी डिटेल्स हमें दो तुरंत, वरना तुम अगला टिफिन लॉकअप में खाओगे। ठीक है साहब। सर, पूरी एरिया का पिछले 7 साल का क्राइम डेटा स्कैन किया। मोलेस्टेशन के 200 केस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें 30 मर्डर शामिल है और 50 से भी ज़्यादा विक्टिम आज भी मिसिंग है। ये सारे तो रिपोर्टेड केसेस हैं। ऐसे और भी बहुत से केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। लेकिन इस सबका तपन टिफिन सर्विस से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि सर इन सभी जगहों पर जहाँ मोलेस्टेशन हुआ है वहाँ पर ये तपन टिफिन सर्विस ही डिलीवरी करता है। जहाँ जहाँ पर तपन टिफिन की डिलीवरी होती है उन सारी एरियाज पर नजर रखो।
जरूरत पड़े तो सारे कस्टमर्स का प्रोफाइल निकालो। आई थिंक हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। जितने भी डिलीवरी बॉय हैं सबकी डिटेल्स निकालो। इससे पहले कि अपराधी किसी और बच्चे को अपना शिकार बनाए, हमें उसे रोकना होगा। ओके सर। सर, हमने जब केस की प्रोफाइलिंग की तो पता चला कि पिछले 1 साल में अजरौंदा, नीलम नगर, सेक्टर 15 और बीके हॉस्पिटल, इन सारी एरियाज में रेप के कई सारे केसेस रिपोर्ट हुए। एक डिलीवरी बॉय को जब मैंने पैसे दिए तब उसने इन्फॉर्मेशन दी। मेरी बहन सेक्टर 15 में रहती है। सेक्टर 15 में? जी सर। तो उस एरिया में तुम डिलीवरी करते हो? नहीं, वहाँ भी गिरिंदर ही डिलीवरी करता है। बीके हॉस्पिटल और नीलम नगर भी उसी के एरिया में आता है सर। और इन सारे एरियाज में एक ही आदमी डिलीवरी करता है सर, गिरिंदर। उसका पता मिल गया हमें? उठाते हैं साले को। मूव। ये झूठ है साहब। मैंने किसी का रेप नहीं किया, ना ही किसी को मारा है। आप ऐसे ही फंसा रहे हो मेरे को। फंस तो तू पहले ही चुका है। तेरे डेंटिस्ट से हमने तेरा डेंटल रिकॉर्ड भी निकाला। टिम्पी के हाथ पे जो बाइट मार्क था वो भी मैच हो गया। अब तो कबूल नहीं भी करेगा ना, तो भी हम ये अच्छी तरह से साबित कर सकते हैं कि मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला वो दैत्य तू ही है। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि कबूल कर ले, नहीं तो तेरे सारे दांत तोड़। बताता हूँ। उन बच्चों के साथ मैं ही करता था। पैसे देके उनका मुंह बंद कर देता था ताकि वो किसी के सामने मुंह नहीं खोले। तूने उनको उठाया कैसे? अरे बच्चों, कहाँ बस अड्डे पे जाना है? किस लिए? लक्ष्मण प्रसाद का ये लॉकेट कैसे आया तेरे पास? लक्ष्मण? अरे यही तो मेरा पहला शिकार था। पहले से जानता था मैं इसको। एक रात आया था मेरे घर पे सोने के लिए। वो उसकी गर्लफ्रेंड के भाई के साथ कुछ झगड़ा हो गया था। साले क्या कर रहा है? देख, मूड बन गया, बिगाड़ मत। हाँ, आजा। अब तक कितने बच्चों के साथ किया ये सब? कुछ याद नहीं, मतलब कभी गिना ही नहीं। फिर भी 100 बच्चों के साथ किया होगा। हाँ, अब 50-55 को मैंने ऐसे ही जाने दिया करके। 20-25 को मारना पड़ा और रोने लग गए थे, चिल्लाने लगे थे ना, इसीलिए। राजेश, इसकी चीख मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। साले को। चिंटू बेटा, देख, मैंने तेरे लिए तेरे फेवरेट रसगुल्ले बनाए। खा के बता कैसे। गिरिंद्र की गिरफ्तारी के बाद ऐसे ऐसे गुनाहों के पिटारे खुले जिन्हें पिछले 7 सालों में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और गिरिंद्र के कई विक्टिम्स तो ऐसे थे जिन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं दर्ज करवाई थी। और इतनी बड़ी तादाद में ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले गिरिंद्र को अपने किए का रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए गिरिंद्र को फांसी की सजा सुनाई है। ये केस हमें गिरिंद्र जैसे अपराधियों से सतर्क रहने का सबक भी देता है, क्योंकि हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास कब ऐसे अपराधी किसी मासूम को घात पहुंचाने की ताक में होते हैं। हमें अपने बच्चों को इस तरह शिक्षित करना होगा कि वो गुड टच और बैड टच का फर्क समझ पाएं। हमें उन्हें वो माहौल देना होगा जहां वो हमसे खुल के अपनी परेशानियां बांट सके। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।